A very good morning to all my dear students. Again, I welcome you to my YouTube चैनल प्रथम बैंकर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एनआरआई रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं एक बार देख लीजिए। एनआरई अकाउंट डिस्कस करेंगे, एनआरओ अकाउंट डिस्कस करेंगे, फिर एफसीएनआर अकाउंट डिस्कस करेंगे, ईएफसी अकाउंट डिस्कस करेंगे, आरएफसी अकाउंट डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट, डीटीए और इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम अंडर एनईएफटी इकोसिस्टम। तो ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग सिर्फ 15 से 20 मिनट में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहिए और शुरू से अंत तक बने रहिएगा। 15 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर दें और साथ ही साथ 10 MCQ इस पर बेस्ड जो है आपको करवा दें। किसी भी एग्ज़ाम आने वाला जो एग्ज़ाम आपका है, चाहे वो लेटरल एंट्री का कोई एग्ज़ाम हो या प्रमोशनल बैंक का एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं इसका वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना यह है एनआरआई क्या होता है, ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन इज एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है। वैसे एनआरआई से सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ़। एनआरआई क्या होता है, फिर भी एक बेसिक चीज़ है कि रेसिडेंट किसको कहते हैं, नॉन रेसिडेंट किसको कहते हैं। अ रेसिडेंट इज ए सिटीजन हु स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर। कम से कम 182 दिन जो इंडिया में रहता है उसको रेसिडेंट इंडियन कहते हैं। अगर 182 डेज से कम इंडिया में रहता है और 182 मतलब 182 डेज से कम इंडिया में रहता है और बाकी दिन जो है पूरे साल का वो हिंदुस्तान से, इंडिया से बाहर रहता है, वैसे किसी को नॉन रेसिडेंट इंडियन कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। एनआरआई कैन मेंटेन बैंक अकाउंट्स इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ रूपी और फॉरेन करेंसी अकाउंट। एनआरआई जो है वो 3 तरह के अकाउंट इंडिया में मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। 3 तरह के अकाउंट्स इंडिया में मेंटेन कर सकते हैं। कौन कौन अकाउंट है? एक अकाउंट है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, एक अकाउंट है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, एक अकाउंट है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। मैं खुद एनआरआई ब्रांच में काम किया हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3 साल के लिए, 2013 से 16। तो मैं ये अकाउंट खुद ही खोला हूँ, इसलिए मैं आपको जो बताऊंगा एकदम प्रैक्टिकल अनुभव बताऊंगा, क्या क्यों ज़रूरत पड़ता है एनआरई का, क्यों एनआरओ का ज़रूरत पड़ता है और एफसीएनआर क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है एनआरई अकाउंट। तो एनआरई अकाउंट जो होता है इसका फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। जो एनआरआई लोग होते हैं वो एनआरई अकाउंट इसलिए खोलते हैं क्योंकि इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है और ये अकाउंट फुल्ली रिपेट्रिएबल होता है। रिपेट्रिएबल का क्या मतलब है कि ये अकाउंट जो है इसमें जो भी पैसा आता है इसको हम इंडिया से बाहर भेज सकते हैं। अब देखिए इसकी और क्या क्या इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में जान लीजिए। एनआरआई अकाउंट इज रूपी अकाउंट मेंटेन्ड विथ आवर बैंक। ये अकाउंट मेंटेन होता है रूपी अकाउंट में, एक तरह से सेविंग अकाउंट ही होता है ये, बट इंडियन रुपीज़ में मेंटेन्ड होता है। फंड्स फ्रॉम एनआरई अकाउंट आर फ्रीली रिपेट्रिएबल। इट कैन ओपन ज्वाइंटली विथ अनदर एनआरआई ओनली, ठीक है। आपकी वाइफ है एनआरआई है तो उसके साथ आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द एनआरई अकाउंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स, ठीक है। इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इंटरेस्ट जो आप अर्न करते हैं एनआरई अकाउंट में उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। इंडियन रुपीज कैन नॉट बी डिपॉजिट डायरेक्टली इन एनआरई अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसमें डिपॉजिट जो है आप गए इंडिया में आए, कैश लेके गए और जमा कर दिए एनआरई अकाउंट में इंडियन रुपीज़, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें जो है आपको हर हाल में या तो बाहर से आप वायर ट्रांसफ़र करते हैं, वायर ट्रांसफ़र मतलब बाहर से फंड आप भेजते हैं डॉलर में, किसी अन्य करेंसी में, जीबीपी में, सीएडी में, एसजीडी में, वो पैसा इसमें डलेगा कन्वर्ट होकर के, डायरेक्टली नहीं डलेगा क्योंकि इंडियन रुपीज़ में मेंटेन हो रहा है अकाउंट, कन्वर्ट होकर के इंडियन रुपीज़ में डलेगा, बट वो आप वायर ट्रांसफ़र बाहर से करते हैं वो डलेगा। आप आते हैं तो फॉरेन करेंसी चेक कोई आपके पास है, कोई डॉलर का चेक है, कोई यूरो का चेक है, कोई पॉन्ड का चेक है, कोई एसजीडी का चेक है, कोई सीएडी का चेक है, वो चेक लेके आते हैं आप, तो वो चेक जो है वो क्लियरिंग में जाएगा और क्लियरिंग होने के बाद वो चेक फिर कन्वर्ट होकर के वो चेक का पैसा इसमें डलेगा। आप आते हैं तो फॉरेन करेंसी कोई आपके पास लेके आए हैं आप, $2000, $1000, $500, $100,
वो भी आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। उसको बैंक वाला लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा और उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके आपके एनआरई अकाउंट में डाल देगा। तो ये सब मोड है। आप सीधे इंडियन रुपीज़ जमा नहीं कर सकते, बट ये सब मोड है, इसके थ्रू आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। हाँ, विड्रॉवल जो है ना, वो इंडियन रुपीज़ में पॉसिबल है। आप जाइए, आपको खर्च करना है, आप उसमें विड्रॉ इंडियन रुपीज़ में कर सकते हैं, और इंडियन रुपीज़ में आप उसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, चेक काट के विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो ये सारा जो इंपॉर्टेंस है वो एनआरई के बारे में है। मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी आपको एनआरई के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं, सारा इंपॉर्टेंस जो मैंने लिख दिया पॉइंट वाइज, ठीक है। अब देखते हैं आपको एनआरओ अकाउंट क्यों ज़रूरत पड़ता है, क्यों खोलते हैं एनआरओ अकाउंट। अब मान लीजिए कि आप अभी इंडिया में रह रहे हैं, आपका एक घर है जिसे किराया आता है, या अभी उस घर में रह भी रहे हैं, अब इंडिया से बाहर चले गए, आपने उसको किराए पे लगा दिया। अब उससे जो आपका रेंट का इनकम आ रहा है वो कहाँ जमा होगा? ठीक है, वो एनआरई अकाउंट में जमा हो नहीं सकता है, क्योंकि डायरेक्टली जो है इंडियन रुपीज उसमें जमा होगा नहीं। ठीक है, अगर आप रिटायर हो गए हैं तो उसके बाद आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं, उस केस में आपका जो पेंशन आएगा वो कहाँ जमा होगा? तो ये सब पर्पस को जो है ना, कोई आपने शेयर ले रखा है, आपका डिविडेंड आएगा वो कहाँ जमा होगा? तो ये जो रेंट हो गया, डिविडेंड हो गया, पेंशन हो गया, या आप ये समझ लीजिए इंडिया में जो आपको इनकम हो रहा है, इंडिया में जो आपको इनकम हो रहा है वो कहाँ जमा होगा? तो इंडियन इनकम जो भी आपका उस समय में होता है जब आप इंडिया से बाहर रहते हैं, उस केस में आपका पैसा जो है एनआरओ अकाउंट में जमा होता है। पर्पस आपको समझ में आ गया? एनआरओ अकाउंट बैलेंसेस नीड टू बी यूज्ड ओनली फॉर पेमेंट्स विद इन इंडिया इन रुपीज। ठीक है, ये जो इंडिया में आपका इनकम हो रहा है वो इंडिया में आपको खर्च करना है इंडियन रुपीज में ही। द इंटरेस्ट अर्नड इन एनआरओ अकाउंट इज टैक्सेबल, और जहाँ तक मुझे याद है ये 30% टैक्सेबल होता है। एनआरओ का जो आपका इंटरेस्ट इनकम है ना, वो 30% टैक्सेबल होता है डायरेक्टली। इट कैन ज्वाइंटली बी ओपन विद रेसिडेंट, आपके इंडिया में कोई रह रहा है उसके साथ आप इसको ज्वाइंटली ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो एनआरओ अकाउंट का फुल फॉर्म क्या होगा? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट हो गया। इसका पर्पस खोलने का सिर्फ यही होता है कि आपका इंडिया में जो रेंट आ रहा है, इंडिया में जो डिविडेंड आ रहा है, पेंशन, और उसका इनकम कहाँ पे होगा, तो एनआरओ अकाउंट में उसको जमा लेना, और इसी से फिर आपको इंडिया का सारा जो खर्च है वो इसी से करना है। ठीक है। जनरली एनआरओ अकाउंट का जो पैसा होता है वो रिपेट्रीबल नहीं होता है, हालांकि उसको आप इंडियन अकाउंट की तरह ट्रीट करते हुए जो इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेट लिमिट होता है साल का, फाइनेंशियल ईयर का आपको पैसा ट्रांसफ़र करने का, उसके अंदर आप कर सकते हैं, कोई खास इशू नहीं है। और एक चीज़ और, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, आप इंडिया से बाहर चले गए, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस अकाउंट को आप एनआरओ में कन्वर्ट करा दीजिए। अब देखते हैं कि एफसीएनआर अकाउंट क्या होता है। जैसे इंडिया में एफडी होता है ना, सेम एफसीएनआर अकाउंट होता है, बट एफडी इन फॉरेन करेंसी। मतलब आपने वायर ट्रांसफ़र किया, आप यूएस में रह रहे हैं, इंडिया में आपका अकाउंट है, आपने वायर ट्रांसफ़र किया $10,000। अब आपका मन है कि ये $10,000 जो है उसका एफडी बन जाए, कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज़ में एफडी ना बने, वो $10,000 है, डॉलर के रूप में ही एफडी बन जाए, इसी को एफसीएनआर कहा जाता है। ठीक है, जो एफडी इन फॉरेन करेंसी को एफसीएनआर कहा जाता है। जनरली इंडिया में जो अभी टर्म है किसी भी बैंक के द्वारा ऑफर किया जा रहा है वो 1 साल से लेके 5 साल तक, मतलब 1 साल मिनिमम टर्म है, 5 साल मैक्सिमम टर्म है। इंटरेस्ट रेट इसमें बहुत कम मिलता है, 1%, 1.25, 1.35, 1.45, 1.75, मतलब इतना ही इंटरेस्ट इसका मिलता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि जब कम इंटरेस्ट मिलता है फिर लोग डॉलर में क्यों एफडी बनाते हैं, इंडियन रुपीज़ में क्यों नहीं बनाते हैं? तो ये इशू जनरली जो जिन लोगों को फ्यूचर में ये होता है कि उस पैसे का ज़रूरत मुझे डॉलर में ही वापस चाहिए, मान लीजिए आपने $10,000 अभी भेज दिया, अब आपका प्लानिंग ये है कि मुझे वापस जाके हिंदुस्तान में बसना है, अभी 5 साल 4 साल के लिए मैं आया, यूएस आया हूँ, कनाडा आया हूँ, या कहीं आया हूँ, उस केस में आप उसको कन्वर्ट करवा दीजिए इंडियन रुपीज़ में। ठीक है, क्योंकि इंडियन रुपीज़ में एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 6.5%, 7% है। लेकिन अगर वो पैसा आपको भविष्य में डॉलर के रूप में ही वापस हिंदुस्तान से बाहर ले जाना है, आपको घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, उस केस में कन्वर्ट कराना जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जो रेट है रुपीज़ और डॉलर के बीच का, वो जनरली रुपीज़ आपका डिक्रीज कर रहा है, और तो आपको फ्यूचर में नुकसान होगा उससे।
ठीक है, ये डिस्कशन आपको बाद में करेंगे, लंबा कैलकुलेशन है कि क्यों नुकसान होगा। बट चूंकि रेट रुपीज़ डिक्रीज कर रहा है, तो आप जो कन्वर्ट कराएंगे और फ्यूचर में जब रिकन्वर्ट कराएंगे रुपीज़ से डॉलर में ले जाने के लिए, तो आपको वो नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया FCNR क्या होता है। FCNR just like FD in foreign currency. Generally, bank offers the term is 1 to 5 years. Rate of interest is all मतलब जो लेस होता है 1 से 2% के बीच होता है। और अभी 5-6 करेंसी में ही FCNR अवेलेबल है। वो 5 से पॉपुलर करेंसी है। कौन कौन सा करेंसी आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। USD है, SGD है, SGD में तो सिंगापुर डॉलर, कैनेडियन डॉलर है, 3 हो गया। उसके बाद GBP हो गया 4, यूरो हो गया 5, और एक कोई मैं मिस कर रहा हूँ, 5-6 करेंसी है जिसमें कि ये अवेलेबल है। USD का डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, उसके बाद सिंगापुर का डॉलर है, 3 डॉलर हो गया। उसके बाद यूरो हो गया, पाउंड हो गया 5, एक और कोई करेंसी है मैं मिस कर रहा हूँ। ये 5-6 करेंसी में ही FD जो है अवेलेबल है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिखा हुआ पॉइंट्स टू नोट। व्हेन अ रेसिडेंट इंडियन बिकम्स एन NRI, ही नीड्स टू इन्फॉर्म द बैंक टू कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट टू NRI। मैं आपको बता चुका हूँ ये बात पहले, जैसे आप NRI बन जाते हैं, आपको बैंक को इन्फॉर्म करना है, काइंडली कन्वर्ट माई सेविंग अकाउंट टू NRO अकाउंट। एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, एन NRI रिटर्निंग टू इंडिया कैन ओपन रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट टू होल्ड बैलेंसेज डेट ही हेल्ड इन NRI और FCNR अकाउंट। जब कोई NRI से दोबारा रेसिडेंट इंडियन बनता है, तो उसको जो है एक अकाउंट है रेसिडेंट फॉरेन करेंसी, एक RFC अकाउंट बोलते हैं, उसमें उसको अपना पैसा सारा रखना होता है। ये RFC अकाउंट क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। एक अकाउंट है आपका EEFC अकाउंट, इसको बोलते हैं एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, और फुल फॉर्म के बाद आपको जो है एक और चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें है, क्या है, ये करेंट अकाउंट के रूप में मेंटेन होता है। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, करेंट अकाउंट के रूप में EEFC अकाउंट मेंटेन होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है। क्यों होता है, क्योंकि करेंट अकाउंट है इसलिए इंटरेस्ट भी पेएबल नहीं होता है इसमें। ये जनरली एक्सपोर्टर को ये EEFC अकाउंट एक्सपोर्टर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट इज़ ए फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सपोर्टर्स। मतलब इनका फंड कोई डॉलर कहीं से आया, फिर इनको वापस भेजना पड़ता है, तो ये लोग को क्या करते हैं, बार बार कन्वर्ट करा करके जो है ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बचाना चाहते हैं। बार बार कन्वर्ट ना करा करके कोशिश करते हैं कि करेंट अकाउंट है उसी में 10,000, 5,000, 8 जो भी डॉलर हमारे आ रहे हैं वो उसी में रखे रहते हैं, ताकि इनको फिर दोबारा किसी को पे करना, तो बार बार ये कन्वर्ट कराने का जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, सभी बैंक ना कुछ कन्वर्जन जो होता है ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट कुछ ना कुछ लेते हैं। तो ये कोशिश करते हैं करेंट अकाउंट में, ठीक है आप इंटरेस्ट मुझे मत देना, बट वो करेंट अकाउंट में वो डॉलर रहने दो, ताकि मुझे ट्रांजैक्शन करना होगा तो वो बार बार मुझे ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगेगा। हालांकि मंथ के एंड में एक दिन जो है इनको फाइनली वो कन्वर्ट कराना ही होता है, बट 1 महीने के अंदर जो है लोग कोशिश करते हैं कि बार बार कन्वर्ट ना कराएं। इस तरह के अकाउंट को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंस ये है, करेंट अकाउंट मेंटेन होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये क्वेश्चन मैंने बार बार एग्जाम में देखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, RFC सेविंग अकाउंट। RFC मैंने आपको पहले बताया, जो रेसिडेंट इंडियन नॉन रेसिडेंट इंडियन से दोबारा रेसिडेंट मतलब वापस हिंदुस्तान आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक अकाउंट है, RFC अकाउंट बोलते हैं, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। इट्स ए सेविंग अकाउंट मेंटेन इन फॉरेन करेंसी, USD एंड GBP में जनरली अभी हो रहा है, फॉर NRI हु हैव रिटर्न टू इंडिया एंड होल्ड फंड्स इन फॉरेन करेंसी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग देख लीजिए। इट इज अ सेफ पार्किंग फॉर फॉरेन करेंसी फंड्स ऑन रिटर्निंग टू इंडिया। ओपन अकाउंट इन USD एंड GBP, अभी 2 ही करेंसी में है। बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज फुल्ली रिपेट्रिएबल, पूरी तरह से होगा। कैन ट्रांसफर द फंड्स बैक टू NRI अकाउंट ऑन रीगेनिंग NRI स्टेटस। मतलब ये लोग वैसे लोग ये अकाउंट खोलते हैं जिनको वापस से है कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद मुझे वापस से NRI स्टेटस में मैं चला जाऊंगा, वापस हिंदुस्तान से बाहर चला जाऊंगा, तो जनरली पार्क करते हैं अपने फंड्स को RFC अकाउंट पे, और फिर से जब ये वापस जाते हैं, फिर से ये सारे फंड्स जो उनके NRI और FCNR अकाउंट में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट चीज़ था। 5 तरह के अकाउंट्स जो हैं मैंने अभी आपको बताए हैं।
NRE अकाउंट, NRO अकाउंट, FCNR अकाउंट, RFC अकाउंट और EEFC अकाउंट। ये एग्जाम के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आगे देखते हैं, अभी और भी आपके लिए मैं लेके आया हूँ। हाँ, 1 मिनट समय दीजिएगा। हमारे पास आपके लिए जो है क्वालिटी मटेरियल्स रेडी हैं। क्या क्या है आप देख लीजिए, कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो लोग SBI CBO का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्ज़ाम देने वाले हैं, MSME क्रेडिट ऑफिसर वाला, MSME स्केल 3 वाला, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, और बैंक में प्रमोशनल एग्जाम्स भी चल रहे हैं सभी बैंकों में। हमारे पास क्या कुछ आपके लिए एक बार देख लीजिए। 2 मिनट का समय लेंगे, ये 1 मिनट का मैक्सिमम। RBI सर्कुलर हमारे पास नोट्स रेडी है। जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक नोट्स हैं, उसके 100 के लगभग MCQ हैं। सभी एक्ट के नोट्स हैं, RBI एक्ट, BR एक्ट, NI एक्ट, सरफेसी एक्ट, कंपनीज एक्ट, उसके नोट्स और MCQ हमारे पास रेडी हैं। प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, CGT, MSC, डे, NRLM, डे, UNLM का नोट्स और MCQ रेडी है। ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स प्लस बजट 2023 का जो भी नया स्कीम्स आया उसके नोट्स और MCQ रेडी हैं। फाइनेंशियल और इको अवेयरनेस, जो बैंकिंग का अवेयरनेस होता है, वो अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का नोट्स और MCQ रेडी है। ऑल जनरल बैंकिंग टॉपिक्स, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये ऑल जनरल अदर जनरल बैंकिंग टॉपिक्स में ही आता है। इसके नोट्स और MCQ रेडी है। लगभग 500 प्लस हाई क्वालिटी MCQ है। उसके बाद हमारे पास करेंट अफेयर भी है, एक करेंट अफेयर का पूरा सेट है। इन सब के अलावा आपको हम 10 टेस्ट 50 क्वेश्चंस का दे देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। टेस्ट का PDF भी आपको डाल देंगे, ठीक है। ये सब कुछ जो है आपको हम 499 में देने के लिए तैयार हैं। 499 में आपको एक बार में पे कीजिए, विथिन 5 मिनट्स कंप्लीट मटेरियल आपको दे देंगे। आपका कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आप ये सब कुछ मटेरियल ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं घर बैठे। UPI ID हमारा प्रथम बैंक का 2@YBL है, इसे पे कर दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7970903637। रिपीट कर देता हूँ, 7970903637। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए स्क्रीनशॉट्स। आपको हम 5 मिनट के अंदर सारा मटेरियल दे देंगे, आप उससे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ आपके लिए है हमारे पास। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं, नॉस्ट्रो और बॉस्ट्रो अकाउंट भी एग्जाम में कई बार पूछ देता है, ठीक है। तो नॉस्ट्रो अकाउंट बॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है एक बार देख लेते हैं, पहले समझ लीजिए क्या है ये। मान लीजिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। अब ये जो है इंडिया से बाहर किसी यूनिवर्सिटी को पैसा भेज रहा है किसी स्टूडेंट के बिहाफ पे, या लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो एक फॉरेन ट्रैवल कार्ड होता है, ठीक है। तो फॉरेन ट्रैवल कार्ड हम दिए हैं तो वहाँ पे उसको कैसे पैसा मिलेगा। तीसरा चीज़ है, आपने इंटरनेशनल उसको डेबिट कार्ड दे दिए, वहाँ पे उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, अमेरिका में जा कर के। ये सारा चीज़ को पूरा करने के लिए क्या होता है ना, कि अब जैसे वहाँ पे एक कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक बनाना पड़ता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है कि बैंक ऑफ अमेरिका जो है वहाँ पे, तो बैंक ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क ब्रांच में एक अलग से अकाउंट खोला हुआ है। उसमें इसके फंड रखे होते हैं, $1 लाख, $10 लाख, $20 लाख फंड रखे होते हैं, ताकि जितने भी हम वायर ट्रांसफ़र यहाँ से कर रहे हैं, स्विफ्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो हमारा अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ से हमने पैसा ले लिया कस्टमर से, स्विफ्ट मैसेज भेज दिए, वायर ट्रांसफ़र कर दिए, वहाँ पे हमारा एक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क ब्रांच में, वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हमने किसी को इंटरनेशनल डेबिट कार्ड दे दिया, वहाँ के ATM से विड्रॉ होगा, तो एक्चुअल में वो कहाँ कौन से अकाउंट से वो ट्रांजेक्शन होगा, तो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो वहाँ पे एक नॉस्ट्रो अकाउंट होता है उसे डेबिट होगा। तो यही पर्पस है नॉस्ट्रो अकाउंट का, ठीक है। हर एक बैंक को दूसरे कंट्री में कहीं ना कहीं अकाउंट खोल के रखना पड़ता है, ताकि हम जो भी कस्टमर को फैसिलिटी दे रहे हैं, वायर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल कार्ड दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स चेक दे रहे हैं, उसका जो ट्रांजैक्शन हो इस अकाउंट से हो, ठीक है। नॉस्ट्रो अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट दैट अ बैंक होल्ड्स इन अ foreign country's currency at another bank in that country. This type of account is used by banks to facilitate foreign exchange transaction and to hold funds that belongs to their customers who have accounts in foreign currency. क्लियर समझ में आ गया नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है। सेम पर्पस बॉस्ट्रो का है। हिंदुस्तान का कोई बैंक अगर दूसरे देश में कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलता है टू फैसिलिटेट इट्स कस्टमर, उसको नॉस्ट्रो बोलते हैं। और फॉरेन बैंक कोई इंडिया में आके खोलता है, ठीक है, कोई बॉस्ट्रो अकाउंट इज टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इट इज हेल्ड बाय अ फॉरेन बैंक एंड डोमेस्टिक बैंक इन द डोमेस्टिक बैंक करेंसी। कोई दूसरे देश का मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे जापानीज लोग रहते हैं। अब जापान का कोई बैंक है, हिंदुस्तान के
किसी बैंक के अंदर एक अकाउंट खोल के रखता है कि हमारे जो भी कस्टमर्स आएंगे उनको हम एटीएम दे रहे हैं जापान से या कुछ भी दे रहे हैं, वो यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में विड्रॉ करेंगे, तो कहाँ से विड्रॉ करेंगे? तो उनका एक अकाउंट यहाँ पे इंटेंड होता है किसी बैंक के पास, वहीं से विड्रॉ होगा, तो उसको बॉस्टो अकाउंट बोलते हैं। मुझे लगता है कि नॉस्टो बॉस्टो कंसेप्ट आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है DTA का, ठीक है। DTA का कंसेप्ट, DTA क्या होता है? ये बीटी थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मटेरियल इसमें है, ठीक है, ये पूरा एक टॉपिक ही है। DTA क्या होता है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इज ए ट्रीटी साइंड विद टू। मान लीजिए कि आप सिंगापुर में कमा रहे हैं, अब वहाँ के गवर्नमेंट को भी टैक्स दे रहे हैं, अब आप इंडिया में दिखा रहे हैं अपना इनकम, तो अब उसी इनकम पे आपको इंडिया में भी टैक्स लग रहा है। तो डबल टैक्सेशन आपको ना लगे सेम इनकम पे, इसी से बचने के लिए दो देश के बीच जो ट्रीटी होता है उसको DTA बोलते हैं, ठीक है। दिस एग्रीमेंट इज साइंड फॉर द बेनिफिट ऑफ NRI टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेइंग टैक्सेस मल्टीपल टाइम्स ऑफ सेम इनकम, ठीक है। समझ में आ गया? एक ही इनकम पे दो देश में आपको टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए ये किया जाता है। वो इंटर अपना गवर्नमेंट का दोनों का होता है, एक दूसरे को डेटा भेजते हैं कि कौन कौन सा आपका देश का यहाँ पे है जिसने मुझे टैक्स दे दिया, फिर उसको उस देश में टैक्स में छूट मिल जाता है, ठीक है। क्लियर है? अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट रहा था, मैंने इसमें डाल दिया है, हालांकि ये अलग से टॉपिक होना चाहिए था, ठीक है। इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम अंडर NEFT इकोसिस्टम, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलता है, ठीक है। कि इंडो नेपाल रेमिटेंस, कोई मान लीजिए नेपाल का आदमी आकर के हिंदुस्तान में कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है, उसको नेपाल में पैसा भेजना है, तो पैसा कैसे भेजेगा? इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम लाया गया, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है देख लीजिए, ये सारा बात वही लिखा हुआ है, क्यों ये स्कीम लाया गया, क्या इसका काम है। अब इसमें हम देख लेते हैं ये कि क्या क्या फैसिलिटी है अवेलेबल। ये 2 पॉइंट है जो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में भूल जाइएगा। कोई भी आदमी, one can remit up to 2 lakh per transaction to the beneficiary residing in Nepal, provided the center maintains account with the NEFT enabled bank branch in India। अगर कोई नेपाल का आदमी जो हिंदुस्तान में काम कर रहा है, उसका अकाउंट मेंटेन्ड है किसी ऐसे ब्रांच में जहाँ NEFT इनेबल्ड है, वो 2 लाख रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन इंडिया से भेज सकता है। ध्यान रहे, दिस इज वन वे ट्रांजैक्शन, नेपाल से वापस यही चीज़ आने में फैसिलिटी नहीं है, इंडिया से नेपाल भेजने में फैसिलिटी है, ठीक है। तो वॉक इन नॉन कस्टमर कैन रिमिट 50,000 पर ट्रांजैक्शन टू नेपाल। अब दो तरह का फैसिलिटी है, जिसका अकाउंट है हिंदुस्तान में NEFT इनेबल्ड बैंक ब्रांच में, वो 2 लाख भेज सकता है पर ट्रांजैक्शन, जिसका नहीं है वो 50,000 भेज सकता है। एक तो बात ये है। अब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन का लिमिटेशन है कि आप पूरे एक साल में, तो जिसका अकाउंट हिंदुस्तान में है किसी बैंक में, उसके लिए कोई लिमिटेशन नंबर ऑफ रेमिटेंस का नहीं है। जिसका अकाउंट नहीं है उसके लिए 12 रेमिटेंस इन अ ईयर, सीलिंग ऑफ 50,000 पर रेमिटेंस। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग फटाफट 10 MCQ देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं लंबा वीडियो बनाने के मूड में नहीं हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं फटाफट 10 MCQ देखते हैं। पहला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट नॉट ओपनड बाय NRI ऑफ इंडिया बाय बैंक्स। देख लीजिए, FCNR अकाउंट खोलते हैं, NRO अकाउंट भी खोलते हैं, NRI अकाउंट भी खोलते हैं, NRI अकाउंट के नाम से कोई नाम होता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, DTA इज ए बायलैटरल इकोनॉमिक एग्रीमेंट। DTA का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपको, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स कैन नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया ओपन बाय NRI। टैक्सेबल जो है NRI भी नहीं होता है, FCNR भी नहीं होता है, सिर्फ NRO टैक्सेबल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FCNR अकाउंट कैन बी ओपन एंड मेंटेन इन फॉरेन करेंसी बाय NRI। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FCNR अकाउंट? FCNR का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं। FCNR account can be opened by NRI in the form of fixed deposit only. What is the minimum and maximum term? मैंने आपको बताया था, FCNR जो होता है वो मिनिमम 1 साल के लिए होता है, मैक्सिमम 5 साल के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द पर्पस फॉर विच NRO अकाउंट ओपनड। पर्पस के NRO अकाउंट को खोलने का क्या है?
टू पार्क ओवरसीज सेविंग गलत, टू मेंटेन अकाउंट इन फॉरेन करेंसी गलत, टू पार्क इंडियन अर्निंग्स लाइक रेंट, इंडियन सैलरी, डिविडेंड बिल्कुल सही है, आंसर सी सही है। EEFC account is a facility provided to the foreign exchange earners, including export, to credit 100% of their foreign exchange earning to the account. देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं कंटिन्यू वीडियो बनाने के मूड में हूँ, डेली 2 से 3 वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने का स्पीड और बढ़ाइए। मैं कोशिश करूँगा कि जितना इम्पोर्टेंट वीडियो जो भी लेटर एंट्री एग्ज़ाम से संबंधित हो या फिर प्रमोशनल के एग्ज़ाम से संबंधित हो, सारा वीडियो मैं बना दूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एन EEFC अकाउंट इज ओपन ओनली इन द फॉर्म ऑफ, आपको मैंने बताया था EEFC अकाउंट जो होता है वो करंट अकाउंट से में ही करंट अकाउंट के रूप में ही खुलता है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो करंट अकाउंट, ये आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजैक्शन फॉर द कस्टमर हु इज हैविंग एन NEFT इनेबल्ड अकाउंट। लिमिट पर ट्रांजैक्शन क्या है? 2 लाख है। और वॉक-इन कस्टमर के लिए लिमिट क्या है? वॉक-इन कस्टमर के लिए लिमिट है, 1 मिनट थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं। हाँ, वॉक-इन कस्टमर के लिए लिमिट क्या है? 50,000 है। ये सारा जो भी मैंने आज आपको वीडियो में बताया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको सारा कंटेंट, सारा मटेरियल चाहिए हमसे तो 499 पे कीजिए, सारा मटेरियल ले लीजिए। घर में बैठ के आराम से 7 दिन के अंदर प्रॉपर संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 10 MCQ और ये सारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ था मैंने करवा दिया है।